नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। कक्षा 10 की जो क्षितिज पाठ्य पुस्तक है उसका जो तीसरा ही पाठ है वह कवि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया आत्म कथ्य। प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आग्रह किया कि प्रसाद जी अपने जीवन के बारे में बताइए, अपने मित्रों को अपने जीवन से अवगत करवाइए। जयशंकर प्रसाद जी इस पाठ के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, इस कविता के माध्यम से क्या कहते हैं, वो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्रसाद जी का सामान्य परिचय देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म है सन 1889 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जो अध्ययन है वो कविंस कॉलेज काशी में 8वीं तक की इनकी पढ़ाई हुई है। संस्कृत, हिंदी, फारसी इत्यादि भाषाओं के जानकार थे। छायावाद के प्रवर्तकों में इनका नाम लिया जाता है। छायावाद का इनको ब्रह्मा कहा जाता है। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। इनकी रचनाओं में चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी ये काव्य हैं। प्रसाद जी ने ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं जिसमें अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जो कि आपको आगे की कक्षाओं में पढ़ने को मिलेंगे। आगे देखते हैं। ठीक इसी प्रकार इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं। अगर हम पुरस्कारों की बात करें तो मांगला प्रसाद पारितोषिक इनको कामायनी के लिए मिला था, जो कि एक महाकाव्य है। इनकी रचनाओं में कोमलता है, माधुर्य है, शक्ति है, ओज है, अतिशय काल्पनिकता है, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण है, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम इत्यादि, इतिहास, दर्शन, ये इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलते हैं। इन महान कवि की अगर हम मृत्यु की बात करें, सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। प्रत्युत्तर में संबोधित कथ्य कविता की भाषा शैली छायावादी। देखिए, हमने पीछे पढ़ा, इनको छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। तो इस रचना पे छायावादी शैली का प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। कवि ने स्वयं की तुलना किससे की है? तो थके पथिक की कंथा, थके पथिक से इन्होंने, थके हुए पथिक के समान इन्होंने अपनी तुलना की है। अगला देखिए, पाथे, समर्ति पाथे से क्या आशय है? समर्ति मतलब याद, पाथे मतलब सहारा। तो स्मृति रूपी सबल है जो सहारा है। यह समर्ति पाथे का से समर्ति रूपी सबल बताया गया है। आगे देखिए, मुरझाकर गिर रही पत्तियां क्या संदेश दे रही हैं? मुरझाकर गिर रही पत्तियां क्या संदेश दे रही हैं? तो मुरझाकर गिर रही जो पत्तियां हैं हमें वैसे तो मानव जीवन की क्षणिकता का संदेश दे रही हैं, लेकिन मानव मूल्य भी यहाँ पे प्रथम क्रम में रखा जाएगा। प्रस्तुत कविता में कंथा, कंथा का अर्थ प्यारे बच्चों गुदड़ी होता है। और गुदड़ी हम किसे कहते हैं? जब हम घरों के अंदर महिलाएं हैं, फटे पुराने जो कपड़े हैं उनको एक किसी बड़े से कोई चद्दर नुमा एक वस्त्र के अंदर डाल करके उनकी सिलाई की जाती है, छोटे बच्चों के काम में ली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम गुदड़ी बोलते हैं। मधुप किसका पर्यायवाची है? तो मधुप यहाँ पे मन रूपी भंवरा, यहाँ पे मधुप है किसका है? भंवरे का पर्यायवाची आया है। कवि आत्म कथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं? क्योंकि उनके जीवन में दुख ही दुख है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या आज कहूं जो नहीं कही। उनके जीवन में दुख ज्यादा है। वे नहीं चाहते हैं कि उनके जो चाहने वाले हैं प्रसाद जी के दुख को जान करके स्वयं कहीं दुखी न हो जाएं, इसीलिए प्रसाद जी है ये आत्म कथा लिखने से बचना चाहते हैं। प्रसाद जी ने किसके आग्रह पर आत्म कथा के रूप में आत्म कथ्य की रचना की? प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आग्रह किया था कि प्रसाद जी आप अपने मित्रों को अपने जीवन के बारे में बताइए। तब उन्होंने आत्म कथा न लिख करके आत्म कथ्य नामक छोटी सी रचना लिखी थी जो हमें पढ़ने को मिल रही है। कवि ने प्रिया के गालों की, देखिए कवि ने प्रिया के गालों की लालिमा की तुलना किससे की है?
तो उषा कालीन लालिमा से यहाँ पे की है। उषा काल यानी प्रातः काल के समय जो पूर्व की दिशा में लालिमा छाई रहती है, उनसे इन्होंने तुलना की है। आगे देखिए, हम चलते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों की तरफ। देखो यह गागर रीति, देखो यह गागर रीति, गागर रीति से कवि का क्या अभिप्राय है? तो गागर रीति से कवि का अभिप्राय यह है कि खाली घड़ा अर्थात उपलब्धियों से रहित असफल जीवन। खाली घड़े की तरह कवि का जीवन भी महत्वहीन है। उनके जीवन में ऐसी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है जिनसे वे अपनी कथा के माध्यम से लोगों को बता सके। ऐसी बात नहीं है प्यारे बच्चों कि उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एक बड़े कवि की महानता है जो अपनी प्रशंसा स्वयं करने से बचना चाहते हैं। भोली और सरलते, भोली और सरलते संबोधन आत्मकथ्य में किसके लिए आया है? तो कवि अपने हृदय के बारे में कहता है कि मेरी भोली और सरलते संबोधन, ये आत्मकथ्य के लिए सरलते कवि के हृदय के बारे में बताया गया है। आत्मकथ्य में, आत्मकथ्य की जो भाषा शैली है, अगर हम भाषा की बात करें, अगर हम रस की बात करें, अगर हम गुण की बात करें और अगर हम प्रकाशन वर्ष की बात करें, तो ये खड़ी बोली की रचना है, वियोग श्रृंगार है, प्रसाद गुण है। देखिए, प्रसाद गुण जिस रचना को पढ़ते समय, जिस रचना को सुनते समय उसका अर्थ है वो ग्रहण कर लिया जाता है, उसे हम प्रसाद गुण कहते हैं। और यहाँ पे इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 है। तो पीछे एक नाम आया था प्यारे बच्चों, छायावाद। छायावाद, इनको छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। छायावाद का समय है 1918 से 1936 का रहा है, 1936 का। तभी तो ये बताया था ना कि इस आत्मकथ्य पे किस शैली का प्रभाव है, तो छायावादी शैली का ये प्रभाव था। सीवन को उधेड़ कर देखोगे, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? जिस प्रकार जो सीवन बोलते हैं सिलाई को और कंथा बोलते हैं उसी गुदड़ी को, जिसके बारे में हमने ये चर्चा की थी। इस प्रकार का एक वस्त्र जो सिलाई किया हुआ जिसके अंदर फटे पुराने कपड़े होते हैं। कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार हम उस गुदड़ी को खोल करके देखते हैं तो उसमें फटे पुराने कपड़े ही निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरा जीवन है वह निराशाओं का घर है। अतः उसे खोल करके आप क्या लाभ उठा पाओगे? तो कंथा का अर्थ प्यारे बच्चों गुदड़ी है, जो निर्धनता का प्रतीक है। अपने जीवन की कहानी को परत दर परत खोलने पर भी सुख के नहीं बल्कि स्वयं संघर्ष के दिन ही देखने को मिलेंगे। तो ऐसी कहानी को मैं क्या गाऊं? अपने अतीत को पूरी तरह उधेड़ कर रखने से कोई फायदा नहीं है, यह प्रसाद जी कहना चाहते हैं। अगला देखिए, अपनी गाथा यानी अपनी प्रशंसा के बारे में कवि ने क्या कहा है और अंत में क्या निर्णय लिया है। जब अपने अतीत में झांक कर नहीं देखता है तब तक अपने दुखों को भुलाए रहता है। जब हम अपनी सुषुप्त अवस्था की जो गाथा है वह मौन रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमारे पुराने दिनों में जो हमारे कष्ट के दिन थे उनमें लौट जाते हैं तो हम अवश्य ही दुखी हो जाते हैं। तो कवि कहते हैं अतः उसकी गाथा सुषुप्त अवस्था में थोड़ी देर के लिए मौन है। कवि कहता है अतः स्वयं के जीवन की कोई उपलब्धि न होने के कारण अपनी गाथा गाने के बजाय औरों की गाथा में सुनता रहूं। कवि कहते हैं कि मैं इससे अच्छा तो ये है कि मैं दूसरों की सुनता रहूं, अपने बारे में मैं मौन ही रहूं। हम दीर्घात्मक प्रश्नों की बात करते हैं। थोड़ी प्रश्न देखिए, आत्मकथ्य जो कविता है इसका मूल भाव क्या है, केंद्रीय भाव क्या है? आत्मकथ्य ये जो रचना है इसमें छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें कवि अपने भावों की अभिव्यक्ति, कवि के जो भाव हैं अपने भावों की अभिव्यक्ति है करते हैं, अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। इसमें इस नश्वर जीवन संसार में कठिनाइयों और परेशानियों के अलावा ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो बताई जा सके। इससे किसी को भी कोई प्रेरणा नहीं मिल सकेगी। फिर भी
इस जीवन रूपी खाली गागर की चर्चा क्यों की जाए, इससे कोई लाभ नहीं है। कवि कहते हैं अपनी प्रिया के साथ कुछ क्षण सुखद एहसास के जरूर बिताए थे, लेकिन वे भी लंबे समय तक स्थायी नहीं रह सके। अतः मेरे जीवन में हर बार सुख उसके करीब आकर उन्हें चिढ़ा करके दूर भागे जाता है। अपनी प्रिया के सौंदर्य में उसके गालों की लाली से उषा को भी ईर्ष्या हुई दिखाते हैं, परंतु अब इन सब में कोई फायदा नहीं है, अतः वे उन्हें याद करना नहीं चाहते हैं, अर्थात अपने दुख को पुनः याद करना नहीं चाहते हैं। अगला देखिए, स्मृति को पाथेय बनाकर थके पति की कंथा से कवि क्या स्पष्ट करना चाहते हैं। थके पति की कंथा कवि ने स्वयं के लिए प्रयुक्त किया है। कवि अपने जीवन के कष्टों से थके हुए हैं, थक चुके हैं। जीवन में उतार चढ़ाव के साथ अनेक मौत और दाम्पत्य बिछोह को सहन किया है, तो वे कहते हैं मैं उन्हीं स्मृतियों के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। कंथा शब्द किसका प्रतीक बन के आया है? कंथा शब्द की प्यारे बच्चों गुदरी का प्रतीक बन के आया है, निर्धनता का प्रतीक बन के आया है। कवि के जीवन में नगण्य है ऐसा कोई विशेष है नहीं, तो कवि ने इसका संबोधन स्वयं अपने लिए किया है। आगे देखिए, कवि अपनी आत्मकथा में किन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहते हैं। कवि अपनी आत्मकथा में स्वयं के सरल स्वभाव, स्वयं द्वारा की गई भूलों, दूसरों के छल कपट व अपने प्रेम के उज्जवल क्षणों को अभिव्यक्त कर अन्य के साथ बांटना नहीं चाहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। कवि को कौन सा सुख नहीं मिला है? कवि ने जिस मधुर मिलन के सुख के सोपन जीवन के यौवन काल में देखा था, वह सुख प्राप्त होने से पहले ही मुस्कुरा करके भाग गया। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की पंक्ति का क्या आशय है? तो देखिए, इस पंक्ति का आशय यह है, कवि के अनुसार उनके जीवन में कुछ प्रेम की मधुर चांदनी सुख भरी रातें आई, जिनमें उन्होंने उज्जवल आनंद के क्षणों को जिया। उसका वर्णन कर वे उन पलों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हैं। अगला है, खिलखिलाकर होने वाली उन बातों की अर्थ क्या है? अर्थात प्रेयसी के साथ बिताए हुए समय को, मधुर क्षणों को वह क्या है कहना नहीं चाहते हैं। उक्ति के माध्यम से कवि का आशय यह है कि अपनी प्रेयसी के साथ व्यक्त किए प्रेम के सुमधुर क्षणों का स्मरण करना, जो अब स्मृति मात्र है। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, हमारी इस रचना के समस्त महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।